वेलकम अगेन इन पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट के अंदर हमने हेजिंग के रिगार्डिंग चीज़ों को पढ़ा था। अब जो हमारा लेक्चर है लेक्चर 40 वो ट्रेडिंग मैकेनिज्म से रिलेटेड है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ कुछ मैकेनिज्म लिखे हुए हैं ट्रेडिंग से रिलेटेड जो कि डेरिवेटिव मार्केट के अंदर किए जाते हैं। पहला है जो वह है फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग सिस्टम। द फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग सिस्टम ऑफ द NSE कॉल्ड द नीट F&O trading system provide a fully automated screen-based trading for Nifty futures and options as well as stock futures and options on a national worldwide basis through an online monitoring and surveillance mechanism. It supports an order-driven market and provides complete transparency on trading operation. It is similar to trading equities in the cash market segment, keeping in view the familiarity of trading members with the current capital market trading system. Modification have been made in the existing capital market trading system so as to make it suitable for trading futures and options. इसका मतलब ये हुआ कि ये कैश मार्केट सेगमेंट में ट्रेडिंग इक्विटी के इक्वल है। करंट कैपिटल मार्केट ट्रेडिंग सिस्टम के साथ ट्रेडिंग के मेंबर्स की फैमिलिटी को ध्यान में रखते हुए एग्जिस्टिंग कैपिटल मार्केट ट्रेडिंग सिस्टम में मॉडिफिकेशन किए गए हैं ताकि ये ट्रेडिंग फ्यूचर्स और ऑप्शंस के लिए सूटेबल हो सकें। इसके बाद हम लोग रीड कर रहे हैं एंटिटीज़ इन द ट्रेडिंग सिस्टम। नंबर 1 इज़ ट्रेडिंग मेंबर, ए member of the exchange and one who trades on his own behalf of his client. The NSE assigns a trading member ID to each TM. TM means trading member. Each TM can have more than one user. The number of users allowed for each TM is notified by the NSE from time to time. इसका मतलब ये हुआ कि एक्सचेंज का मेंबर और वह जो अपने क्लाइंट की ओर से ट्रेड करता है। NSE ईच TM को एक ट्रेडिंग मेंबर ID असाइन करता है। ईच TM में एक से अधिक यूजर हो सकते हैं। ईच TM के लिए अलाउड यूजर्स की संख्या को समय समय पर NSE द्वारा नोटिफाइड किया जाता है। ईच यूजर और ए TM must be registered with the NSE and is assigned a unique user ID. The unique TM ID functions as a reference for all users of a particular TM. It is the responsibility of the trading member to maintain adequate control over persons having access to its user IDs on BSE. They are called as limited trading members. इसका मतलब ये हुआ कि ईच यूजर या एक TM को NSE के साथ रजिस्टर्ड होना चाहिए और उस एक यूनिक यूजर ID दी जानी चाहिए। यूनिक TM ID पर्टिकुलर TM के सभी यूजर्स के लिए एक रेफरेंस के रूप में फंक्शन करती है। ये रेस्पॉन्सिबिलिटी या ट्रेडिंग मेंबर है जो अपने यूजर ID तक पहुंच रखने वाले पर्सन्स पर एडुकेट कंट्रोल बनाए रखता है। BSE पर उन्हें लिमिटेड ट्रेडिंग मेंबर कहा जाता है। इसके बाद हम रीड कर रहे हैं सेकंड पॉइंट इसका, क्लियरिंग मेंबर। क्लियरिंग मेंबर आर वन हु अंडरटेक्स टू सेटल हिज ऑन ट्रेड्स एज वेल एज द ट्रेड्स ऑन द अदर नॉन क्लियरिंग मेंबर्स known as trading members who have agreed to settle the trades through them. They are members of the NSCCL. They carry out risk management activities and confirmation inquiry of trades through the trading system. इसका मतलब ये हुआ कि क्लियरिंग मेंबर वह होता है जो अपने ट्रेडों के साथ साथ दूसरे नॉन क्लियरिंग मेंबर जिन्हें ट्रेड मेंबर्स के रूप में जाना जाता है ट्रेड्स क्लियरिंग का काम करता है। वे NSCCL के मेंबर्स होते हैं। वे ट्रेडिंग सिस्टम के माध्यम से रिस्क मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ और ट्रेडों की कंफर्मेशन इंक्वायरी करते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा सेल्फ क्लियरिंग मेंबर, दोज हु क्लियर एंड सेटल देयर आउन ट्रेड्स ओनली। इसका मतलब ये हो गया कि जो केवल अपने आउन के ट्रेडों को क्लियर और सेटल करते हैं। फोर्थ पॉइंट है हमारा प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर्स। प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर्स हु परफॉर्म only clearing functions and they do not trade on their own or on behalf of their clients. Typically, banks and custodians become professional clearing members and clear and settle for their trading members. Professional clearing members जो केवल क्लियरिंग फंक्शन करते हैं और वे अपने या अपने कस्टमर की ओर से ट्रेड नहीं करते। आमतौर पर बैंक और कस्टडियन प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर बन जाते हैं और अपने ट्रेडिंग मेंबर्स के लिए क्लियर और सेटल हो जाते हैं। फिफ्थ पॉइंट है हमारा पार्टिसिपेंट्स।
A participant is a client of trading members like financial institution. These clients may trade through multiple trading members but settle through a single clearing member. इसका मतलब ये हुआ कि एक पार्टिसिपेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे ट्रेडिंग मेंबर्स का कस्टमर होता है। यह कस्टमर कई ट्रेडिंग मेंबर्स के माध्यम से ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन सिंगल क्लियरिंग मेंबर के माध्यम से सेटल कर सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं कॉर्पोरेट हिरासी। इन द F&O trading software, a TM has the facility of defining a hierarchy amongst users of the system. This hierarchy comprise the corporate manager, the branch manager and the dealer. इसके अंदर जो हमारा पहला पॉइंट है वो है कॉर्पोरेट हिरार्की। दिस इज ए यूजर प्लेस्ड एट द हाईएस्ट लेवल इन द ट्रेडिंग फर्म. Such a user can perform all functions such as order and trade related activities and receiving reports from the all branches dealers of the trading member firm. Additionally, he can define exposure limits for the branches of the firm. These facilities available only to him. इसका मतलब ये हुआ कि एक ट्रेडिंग फर्म में हाईएस्ट लेवल पर रखा गया यूज़र है। ऐसा यूज़र ऑर्डर और ट्रेड रिलेटेड एक्टिविटीज़ जैसे सभी फंक्शंस को कर सकता है और ट्रेडिंग मेंबर फर्म के सभी ब्रांचेस डीलरों से रिपोर्ट ऑब्टेन कर सकता है। ट्रेडिशनली वह फर्म की ब्रांचेस के लिए एक्सपोजर लिमिट्स को डिफाइन कर सकता है। ये फैसिलिटी केवल उसके लिए अवेलेबल है। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं ब्रांच मैनेजर। ही इज़ ए यूज़र हु इज़ प्लेस्ड अंडर द कॉर्पोरेट मैनेजर. ही कैन परफॉर्म एंड व्यू ऑर्डर एंड ट्रेड रिलेटेड एक्टिविटीज़ फॉर ऑल डीलर्स अंडर दैट ब्रांच. इसका मतलब ये हुआ कि वह एक यूज़र है जिसे कॉर्पोरेट मैनेजर के प्लेस पर रखा गया है। वह उस ब्रांच के अंडर सभी डीलरों के लिए ऑर्डर और ट्रेड रिलेटेड एक्टिविटीज़ को देख सकता है। थर्ड पॉइंट है हमारा डीलर। दे आर यूजर्स एट द लोअर मोस्ट लेवल ऑफ द हियरार्की. ए डीलर कैन परफॉर्म व्यू द ऑर्डर एंड अदर ट्रेड रिलेटेड एक्टिविटीज़ belonging only to himself and does not have access to information on other dealers either under the same branch or in other branches. इसका मतलब ये हुआ कि वे हियरार्की के लोअर लेवल के यूज़र हैं। एक ट्रेड ऑर्डर और अदर ट्रेड रिलेटेड एक्टिविटीज़ को परफॉर्म और व्यू कर सकता है। केवल खुद से रिलेटेड और अदर डीलरों पर इंफॉर्मेशन तक पहुंच नहीं है, या तो एक ही ब्रांच के अंडर या अदर ब्रांचेस के अंदर इसको इंक्लूड किया जाता है। इसके बाद है हमारे ऑर्डर टाइप्स एंड कंडीशंस। पहला जो कंडीशन है वो है टाइम कंडीशन। उसके अंदर जो पहला ऑर्डर है वो है डे ऑर्डर। ए डे ऑर्डर इज़ एन ऑर्डर विच इज़ वैलिड फॉर द डे ऑन विच इट इज़ एंटर्ड. इफ़ द ऑर्डर इज़ नॉट एग्जीक्यूटेड ड्यूरिंग द डे, द सिस्टम कैंसल्स द ऑर्डर ऑटोमेटिकली एट द एंड ऑफ द डे. इसका मतलब ये हुआ कि एक डे का ऑर्डर एक ऑर्डर है जो उस डे के वैलिड है, उस डे के लिए वैलिड है जिस दिन इसे एंटर्ड किया गया है। यदि ऑर्डर डे के दौरान एग्जीक्यूटेड नहीं किया गया तो सिस्टम डे के एंड में ऑटोमेटिकली ऑर्डर को कैंसिल कर देता है। सेकंड है हमारा गुड टिल कैंसल्ड मीन्स GTC. ए GTC ऑर्डर रिमेन्स इन द सिस्टम until the user cancels it. Consequently, it spends trading days. If not traded on the day the order is entered, the maximum number of days an order can remain in the system is notified by the NSE from time to time, after which the order is automatically cancelled by the system. इसका मतलब ये हुआ कि सिस्टम में एक GTC ऑर्डर तब तक रहता है जब तक यूजर इसे कैंसिल नहीं करता। कॉन्सिक्वेंटली ये ट्रेड के दिनों में फैला हुआ है। यदि उस दिन ऑर्डर नहीं किया जाता जिस दिन ऑर्डर एंटर किया जाता है। सिस्टम में मैक्सिमम डेज़ का एक जो सीरीज़ है वो NSE द्वारा समय समय पर मीन्स टाइम टू टाइम उसकी नोटिफाइड किया जा सकता है, जिसके बाद सिस्टम द्वारा यह ऑर्डर ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है। थर्ड है हमारा गुड टिल डेज डेट मीन्स GTD. ए GTD ऑर्डर अलाउज द यूजर टू स्पेसिफाई द नंबर ऑफ डेज एंड डेट till which the order should stay in the system. If not executed, the maximum number of days allowed by the system is same as in a GTC order. At the end of this day and date, the order is cancelled from the system. इसका मतलब ये हुआ कि एक GTD ऑर्डर यूज़र को उन डेज़ और डेट्स की नंबर ऑर्डर करने की अलाउ देता है जब तक कि ऑर्डर सिस्टम में नहीं रहना चाहिए, यदि एग्जीक्यूटेड नहीं हुआ है। सिस्टम द्वारा मैक्सिमम अलाउड डेज़ की नंबर GTC ऑर्डर के इक्वल है
इस डे और डेट्स के एंड में सिस्टम से ऑर्डर को कैंसिल कर दिया जाता है। इसके बाद है हमारा इमीडिएट और कैंसल IOC. An IOC order allows the user to buy or sell a contract as soon as the order is released into the system, failing which the order is cancelled from the system. Partial match is possible for the order and the unmatched portion of the order is cancelled immediately. इसका मतलब ये हुआ कि एक IOC ऑर्डर यूज़र को एक कॉन्ट्रैक्ट खरीदने या बेचने की अलाउ देता है, जैसे कि ऑर्डर को सिस्टम में जारी किया जाता है। ये फेलिंग हो जाता है कि ऑर्डर सिस्टम से कैंसिल हो गया है। ऑर्डर के लिए पार्शियल मैच पॉसिबल है और ऑर्डर का अनमैच्ड पोर्शन तुरंत कैंसिल कर दिया जाता है। इसके बाद है हमारा, पहला हमने पढ़ा था टाइम कंडीशन, अब है हमारा प्राइस कंडीशन। पहला है उसका पॉइंट हमारा स्टॉप लॉस। ये स्टॉप लॉस ऑर्डर इज एम्ड एट अ क्लोजिंग आउट पोजीशन व्हेन अ पर्टिकुलर प्राइस लेवल इज ट्रेडेड। इट इज़ द काइंड ऑफ एन ऑर्डर व्हेन example, a client orders his broker to sell a share or some other security. If its market price falls to a certain level below the current price, thus once the specified price is reached or penetrated, the order becomes the market orders. Stop loss orders are a good means of protecting one's profit or limiting one's loss while waiting for the market to recover. इसका मतलब ये हुआ कि एक स्टॉप लॉस ऑर्डर का एम किसी पर्टिकुलर प्राइस लेवल का ट्रेडेड होने पर पोजीशन को क्लोज करना है। ये इस तरह का एक ऑर्डर है जब एक कस्टमर अपने बार्कर को एक शेयर या कुछ अदर सिक्योरिटी बेचने का ऑर्डर देता है। यदि इसका मार्केट प्राइस करंट प्राइस से एक सर्टेन लेवल तक गिर जाता है, इस प्रकार एक बार जब स्पेसिफिक प्राइस पहुंच जाता है या उसमें एंटर किया जाता है तो ऑर्डर मार्केट ऑर्डर बन जाता है। स्टॉप लॉस ऑर्डर एक अच्छा सोर्स है या किसी के प्रॉफिट की सिक्योरिटी करना या किसी के लॉस को लिमिट करना जबकि मार्केट रिकवर का इंतज़ार कर रहा है। थर्ड जो कंडीशन है वो है हमारी अदर कंडीशंस। उसके अंदर जो पहला पॉइंट है वो है मार्केट प्राइस। दीज ऑर्डर्स आर द ऑर्डर्स फॉर विच नो प्राइस इज स्पेसिफाइड एट द टाइम द ऑर्डर इज एंटर्ड। द प्राइस इन द मार्केट प्राइस फॉर सच ऑर्डर द सिस्टम डिटरमाइन द प्राइस। इसका मतलब ये हुआ, ये ऑर्डर ऐसे ऑर्डर है जिनके लिए कोई स्पेसिफाइड प्राइस नहीं किया जाता। जब ऑर्डर एंटर किया जाता है यानी प्राइस मार्केट प्राइस पर, इस तरह के ऑर्डर्स के लिए सिस्टम प्राइस डिटरमाइन करता है। सेकंड है हमारा ट्रिगर प्राइस, प्राइस एट विच एन ऑर्डर गेट्स ट्रिगरिंग फ्रॉम द स्टॉप लॉस बुक। इसका मतलब ये हुआ कि प्राइस जिस पर स्टॉक लॉस बुक से ट्रिगर होता है। थर्ड है हमारा लिमिट प्राइस, प्राइस ऑफ द ऑर्डर आफ्टर ट्रिगरिंग फ्रॉम स्टॉप लॉस बुक। इसका मतलब हुआ कि स्टॉप लॉस बुक से ट्रिगर करने के बाद ऑर्डर की प्राइस। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं लिमिट प्राइस प्रो। इट मीन्स दैट द ऑर्डर्स आर एंटर्ड ऑन द TM's ऑन अकाउंट। मीन्स कि इसका मतलब है कि ऑर्डर TM के ऑन के अकाउंट में एंटर किए गए हैं। क्ली, इट मीन्स दैट द TM एंटर्स द ऑर्डर्स ऑन बिहाफ ऑफ ए क्लाइंट। इसका मतलब है कि TM क्लाइंट की ओर से ऑर्डर में एंटर करता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है वो है क्लियरिंग एंड सेटलमेंट। प्रोसेस ऑफ ट्रेडिंग इन डेरिवेटिव्स हमारा पहला टॉपिक है। इसके अंदर जो पहला पॉइंट है वो है प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन। ऑन ए गिवन ट्रेडिंग डे वेरियस टाइप्स ऑफ ऑप्शन एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स आर ट्रेडेड ऑन एन एक्सचेंज। द वेरियस स्टॉक ऑप्शंस ट्रेडेड आर आइडेंटिफाइड बाई क्लास, either a call or put option, and by series in terms or exercise price or strike price and maturity or expiration date. The stock option contracts on an exchange are standardized with respect to the quantity of shares, the exercise price and the date of expiration. To illustrate, option contracts on individual stocks that are traded on the NSE are identified by their distinct titles. इसका मतलब ये हुआ कि किसी दिए गए ट्रेडिंग डे एक्सचेंज पर वेरियस टाइप्स के ऑप्शन और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स का ट्रेडिंग किया जाता है। ट्रेड किए गए वेरियस स्टॉक ऑप्शंस की आइडेंटिफिकेशन क्लास द्वारा की जाती है, या तो कॉल या पुट ऑप्शन और सीरीज़ या एक्सरसाइज या स्ट्राइक प्राइस और एक्सपायरेशन या एक्सपायरेशन डेट में। एक एक्सचेंज पर स्टॉक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट शेयरों की मात्रा, एक्सरसाइज की प्राइस और एक्सपायरेशन की डेट के रिलेशन में स्टैंडर्डाइज्ड है।
सेकंड जो हमारा पॉइंट है वो है प्लेसिंग और ऑर्डर। द क्लाइंट वुड बी गिव अ डीलिंग ऑर्डर टू अ ब्रोकर विथ whom a legal agreement for trading has to be assigned. The broker is expected to ensure that the client knows the risks that are associated with such financial instruments and is aware of the obligation of entering into the trading process. Once the client has confirmed on order with the broker passes the instruction to his representative on the exchange for execution. क्लाइंट एक ब्रोकर को एक डीलिंग ऑर्डर देगा जिसके साथ ट्रेडिंग के लिए एक लीगल एग्रीमेंट पर साइन करना होगा। ब्रोकर से ये इंश्योर करने की एक्सपेक्टेशन की जाती है कि कस्टमर ऐसे रिस्क को जानता है जो इस तरह के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से जुड़े हैं और ट्रेडिंग प्रोसेस में एंटर करने के ऑब्लिगेशन से अवेयर हैं। एक बार जब क्लाइंट ने ब्रोकर के साथ ऑर्डर पर कंफर्म कर दी तो ब्रोकर ने अपने रिप्रेजेंटेटिव को एग्जीक्यूशन के लिए इंस्ट्रक्शन पास कर दिए। थर्ड जो पॉइंट है हमारा वो है एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर। द ब्रोकर आर प्रोवाइडेड विथ स्क्रीन बेस्ड टर्मिनल एंड ऑर्डर्स आर एग्जीक्यूटेड ऑन द स्क्रीन। द बिड्स एंड ऑफर्स आर एंड द एक्सेप्टेंस आर डिस्प्लेड ऑन द टर्मिनल्स कंटिन्यूसली। इन सच ऑनलाइन ट्रेडिंग द ऑर्डर from the clients are executed by pressing relevant keys. Position about bids and offers can also be known through appropriate keys. इसका मतलब ये हुआ कि ब्रोकर को एक स्क्रीन बेस्ड टर्मिनल प्रोवाइड किया जाता है और स्क्रीन पर ऑर्डर एग्जीक्यूट होते हैं। बिड्स और ऑफर्स, बिड्स का मतलब होता है बोली लगाना। बिड्स और ऑफर्स और एक्सेप्टेंस लगातार टर्मिनलों पर डिस्प्ले होते हैं। इस तरह के ऑनलाइन ट्रेडिंग में कस्टमर्स के ऑर्डर को रिलेवेंट की प्रेस करके एग्जीक्यूट किया जाता है। एप्रोप्रिएट कीज़ के माध्यम से बिड्स और ऑफर्स के बारे में भी जाना जा सकता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। उसके अंदर जो फर्स्ट पॉइंट है वो है हमारा कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन फॉर स्टॉक ऑप्शन। ट्रेडिंग इन स्टॉक ऑप्शंस commenced on the NSE from July 2001. These contracts are American style and are settled in cash. The expiration cycle for stock option is the same as for index future and index options. A new contract is introduced on the trading day following the expiry of the near month contract. इसका मतलब ये हुआ कि जुलाई 2001 से NSE पर स्टॉक ऑप्शन में ट्रेडिंग शुरू हुई। ये कॉन्ट्रैक्ट अमेरिकी स्टाइल के हैं और कैश में सेटल्ड हैं। स्टॉक ऑप्शंस के लिए एक्सपायरेशन साइकिल इंडेक्स फ्यूचर्स और इंडेक्स ऑप्शन के लिए सेम है। नियर मंथ कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरेशन के बाद ट्रेडिंग डे पर एक नया कॉन्ट्रैक्ट इंट्रोड्यूस किया जाता है। द NSE provides a minimum of 5 strike prices for every option type call and put during the trading month. There are at least 2 in the money contracts, 2 out of the money contracts and 1 at the money contracts available for trading. NSE ट्रेडिंग मंथ के ड्यूरिंग एवरी ऑप्शन के टाइप यानी कॉल और पुट के लिए मिनिमम 5 स्ट्राइक प्राइस प्रोवाइड करता है। ट्रेडिंग के लिए कम से कम 2 इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, 2 आउट ऑफ द मनी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और 1 इन मनी कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन फॉर इंडेक्स ऑप्शंस। ऑन द NSE इंडेक्स ऑप्शन मार्केट कॉन्ट्रैक्ट्स एट डिफरेंट स्ट्राइक्स हैविंग 1 month, 2 months and 3 months expiry cycles are available for trading. There are typically 1 month, 2 month and 3 month options each with 5 different strikes available for trading. इसका मतलब ये हुआ कि NSE के इंडेक्स ऑपरेशन मार्केट में वेरियस स्ट्राइक पर 1 महीने, 2 महीने और 3 महीने के एक्सपायरी साइकिल की कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल है। आमतौर पर 1 मंथ, 2 मंथ और 3 मंथ के ऑप्शन होते हैं। ईच में 5 अलग अलग स्ट्राइक होते हैं जो ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल हैं। इसके बाद जो हमारा पॉइंट है वो है कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन फॉर फ्यूचर स्टॉक फ्यूचर्स। ट्रेडिंग इन स्टॉक फ्यूचर commenced on the NSE from November 2001. These contracts are cash settled on a T+1 basis. The expiration cycle for stock futures is the same as for index future, index option and stock options. A new contract is introduced on the trading day following the expiry of the near month contract. NSE के फॉर्म नवंबर 2001 में शुरू हुए स्टॉक फ्यूचर्स में ट्रेडिंग ये कॉन्ट्रैक्ट्स T+1 के बेसिस पर सेटल किए गए हैं।
स्टॉक फ्यूचर्स के लिए एक्सपायरेशन साइकिल इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स ऑप्शन और स्टॉक ऑप्शन के लिए सेम है। नियर मंथ कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरेशन के बाद ट्रेडिंग डे पर एक नया कॉन्ट्रैक्ट इंट्रोड्यूस किया जाता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन फॉर इंडेक्स फ्यूचर। The NSE trades Nifty futures contract having 1 month, 2 month and 3 month expiry cycle. All contracts expire on the last Thursday of every month. Thus, the January expiration contract would expire on the last Thursday of January, and a February expire contract would cease trading on the last Thursday of February. NSE निफ्टी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स को 1 मंथ, 2 मंथ और 3 मंथ की एक्सपायरेशन साइकिल के रूप में इंट्रोड्यूस करता है। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स हर मंथ के लास्ट थर्सडे को एक्सपायर होते हैं। इस प्रकार 1 जनवरी एक्सपायरेशन कॉन्ट्रैक्ट जनवरी के लास्ट थर्सडे को एक्सपायर हो जाएगा और 1 फरवरी एक्सपायरेशन कॉन्ट्रैक्ट फरवरी के लास्ट थर्सडे को ट्रेड सीज हो जाएगा। ऑन द फ्राइडे following the last Thursday, a new contract having a 3-month expiry would be introduced for trading. Any point in time, 3 contracts is available for trading with the first contract expiring on the last Thursday of that month. लास्ट थर्सडे के बाद फ्राइडे को 3 मंथ्स की एक्सपायरी के लिए एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट शुरू किया जाएगा। किसी भी टाइम 3 कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड के लिए अवेलेबल है। पहला कॉन्ट्रैक्ट उस मंथ के लास्ट थर्सडे को एक्सपायर हो रहा है। इसके बाद हम जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है क्लियरिंग एंड सेटलमेंट। द नेशनल सिक्योरिटीज़ क्लियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड NSCCL undertakes the clearing and settlement of all the trades executed on the future and option F&O segment of the NSE. Means नेशनल सिक्योरिटी क्लियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड फ्यूचर और ऑप्शन पर क्लियरिंग सभी ट्रेडों के सेटलमेंट और एग्जीक्यूशन का अंडरटेक करता है। Index as well as stock option and futures are cash settled through the exchange of cash. इसका मतलब ये हुआ कि इंडेक्स के साथ साथ स्टॉक ऑप्शन और फ्यूचर कैश सेटल होते हैं अर्थात कैश के एक्सचेंज के माध्यम से। आज का जो हमारा लेक्चर है एफडी का वो कंप्लीट हो चुका है और हमारी ये यूनिट भी कंप्लीट हो चुकी है। साथ साथ हमने एफडी का सिलेबस भी कंप्लीट कर लिया है आज। इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे फ्री होकर कभी भी पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।